नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो आजकल बड़े आग बबूला हुए घूम रहे हैं। एक तो धुरंधर 2 से वो बड़े परेशान हैं क्योंकि उसमें अतीक अहमद को जिस तरह से दिखाया गया, तो भतीजे का गुस्से में होना लाज़मी है। लेकिन महिलाओं को लेकर आजकल जिस तरह से उनके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि किस तरह का राज होता था पहले उत्तर प्रदेश में और बाबा के आने के बाद क्या फ़र्क आया है, उससे भी परेशान हो गए हैं। देखिए ऐसा है, कहते हैं ये जो जनता है सब कुछ जानती है, तो आप लोगों से कुछ नहीं छुपा सकते। आप चाहे जितना मर्जी नैरेटिव चलाइए, जो मर्जी चलाइए, लेकिन सच्चाई लोगों को पता होती है। अब वो एक महिला जैसे बोल रही थी, वो दिखाता है कि दैट इज सेंटिमेंट एक लेडी का पूरे यूपी में है कि हमको जो सुरक्षा नहीं थी जब ये इस तरह का निज़ाम था, और आज वो योगी जी कोई उनके रिश्तेदार तो लगते नहीं, योगी जी की तारीफ क्यों करें? बिकॉज ही हैज इंश्योर्ड कि जो गुंडा राज है वो खत्म हो जाए। उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट था वहाँ असेंबली में कि हम मिट्टी में मिला देंगे, वो बिल्कुल सही है, वो किया उन्होंने जो बोला, और उसी का नतीजा जितने गैंगस्टर थे यूपी में। हालांकि यूपी, मेरा ये मानना है कि आज भी वहां सर उठाते हैं। वो ऐसी स्टेट है कि योगी जैसा बंदा होने के बावजूद मैं कई बार सोचता हूँ एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर कलयुग है भारत पूरी दुनिया में, तो भारत में यूपी में है। क्योंकि वहां इतना सख्त चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद फिर भी आप देखते हो आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है। तो लेकिन योगी जी ने जो कहा वो किया, और आज उसी का नतीजा है कि वहां की एक एक महिला फील करती है कि मैं रात को निकल सकती हूँ। ये नहीं है कि दिन दिहाड़े गुंडे उठा के ले जाएंगे, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं हो पाती। अब डरते हैं गुंडे। तो ये जो मोदी योगी जी ने किया, वो उसका ये लेडी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। अब उसको थोड़ा योगी जी ने भेजा, वो एक आम लेडी है जो बात कर रही थी, तो मैंने उसका वो देखा, तो मैंने उसमें लिखा कि रियलिटी चेक फॉर श्रीमान अखिलेश यादव। तो उस पर उनके पार्टी का कोई कोई पता नहीं कौन आईटी सेल चलाता है, उसने बड़ा इल्टा उल्टा सीधा लिखा। तो फिर अब मैं उनके स्तर पे उतर नहीं सकता, लेकिन मीठे मीठे जो मैं बोल सकता था, तो वो उनको नेचुरली सुलगी होगी। तकलीफ तो होती है जब सच सामने आता है। जैसे मैं धुरंधर के लिए बोलता हूँ, जो सच्चाई है ये देखिए, कैमरे में फंसी गलत लड़की से गलती हो जाती। लड़कों से देखिए, हाँ, ये लड़कों से गलती हो जाती। देखिए, ये मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट है, और ये आप अगर आपको याद होगा उस वक्त पूरे देश में इसने हाहाकार मचाई थी कि एक एक इतना सीनियर लीडर, एक चीफ मिनिस्टर रहा हुआ आदमी कैसे ऐसे बोल सकते कि लड़कों से गलती हो जाती। मतलब आप क्या कह रहे हो? मतलब लड़कियों के रेप होते जाएं? आप इस तरह का बयान देना, मुझे लगता है इसने पूरे भारत में लेडीज जो 50% पॉपुलेशन है उसको हिला दिया था, और जो सेंसिबल इंसान भी थे, मर्द भी थे, उनको भी लगा कि ये क्या बोल रहा है। यू आर एनकरेजिंग रेपिस्ट एज ए चीफ मिनिस्टर। तो ये इस पे शर्म आनी चाहिए। इनफैक्ट पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये मानना है इस पार्टी को लोगों से और इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए। जी। सर, ये तो बयान था, लेकिन जिस तरह की बातें वही जो आईटी सेल है उन्होंने लिखी, आप ये सोचिए कि ये तो वो पार्टी है जब अखिलेश यादव सीएम थे, तो सर ये लोग तो चले गए थे कोर्ट में आतंकवादियों को बचाने के लिए, जिन्होंने अयोध्या में हमला किया था, जिन्होंने वाराणसी में आतंकवादी हमलों वारदातों को अंजाम दिया, उन सारे आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए केस विथड्रॉ हो जाए, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए थे। शर्म की बात, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनकी पार्टी जो इस तरह की घिनौनी हरकत करती है कि जिन्होंने वाराणसी में हमला किया, जिन्होंने अयोध्या में हमला किया, उनको आप बचाने जा रहे हो? शर्म नहीं आती? फिर हाई कोर्ट से फटकार मिलेगी, आर यू नॉट इनकरेजिंग टेररिज्म?
हम्म, कल आप इनको पद्मश्री भी दोगे, ये हाई कोर्ट के कमेंट्स, शर्म बिल्कुल। आनी चाहिए। मैं कहता हूं इस पार्टी को वोट कैसे डालते हैं भारत के लोग, फिर वो भी भारतीय नहीं है जो इनको वोट डालते हैं, उनको अंदर झांकना चाहिए। सर तो ये भी था, और ये जो घटनाएं थी, आप सोचो ना कि जैसे इसमें अगर डिटेल में जाएं तो 2006 में वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसके आरोपी थे ये। अब फिर उसके बाद 2007 में कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, उसके आरोपी थे। तो कोर्ट को तो कहना पड़ गया कि आप इनको पद्मश्री दिला दीजिए ना, अगर इतना प्यार है, इतना रिहाई के लिए आप वहां पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये क्या क्या कर सकते थे, और आज ये दूसरों को देशभक्ति का पाठ सिखा रहे हैं कि देशभक्त कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। और मैं चाहूंगा कि जो यूपी के लोग हैं वो ये सब देखें, और वो इस पार्टी को जो वोट डालते हैं वो अपने अंदर झांके पहले कि आप किसको मदद कर रहे हो। आप जाति पे बंट जाते हो, और ये आपके देश के साथ हो रहा है। आप चाहते हो आपकी औरतों के रेप हो, आप चाहते हो टेररिस्टों को छुड़ाया जाए, आप चाहते हो जिसने कोर्ट में ब्लास्ट किया 2007 में उन आरोपियों को छोड़ दिया जाए, आप चाहते हो कि जिन्होंने वाराणसी में इस तरह का हमला किया उनको छोड़ दिया जाए, टेररिस्टों को। ऐसे लोग, ऐसी पार्टी के लीडर्स को आप वोट डालते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको इस देश में रहने का, फिर वो ठीक बोलते हैं डोवल साहब कि पाकिस्तान नंबर 2 एनिमी है, नंबर 1 एनिमी तो हमारे अंदर। तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और चाइना बाद में आते हैं। सबसे ज्यादा खतरा तो इन लोगों का है जो हमारे भारत में रहकर ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं, और वो फिर वो हमारे पार्लियामेंट में बैठ के आपके देश को चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। जी। सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि अंदर बैठे हुए दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए। अगर इस तरह की भाषा किसी पार्टी के नेता बोलते हैं सर, तो फिर उन पर सवाल तो उठेंगे ही। और उस महिला ने क्या गलत कहा था सर? 2017 से पहले किस तरह का जंगल राज था, किस तरह से माफिया उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, किससे छिपा थोड़े है सर। मुख्तार बिल्कुल अंसारी के लिए तो आप सोचिए, जेल के अंदर सर तालाब बना हुआ था ताकि ताजी मछलियां खा सके। उसके हाँ, साथ बैडमिंटन खेलने के लिए डीएम और एसपी तक भी जाते थे, मजबूरन जाना पड़ता था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा सब पता है लोगों को, और कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए लोग आज ओपनली बोलते हैं कि आज महिलाओं को सुरक्षा है। आज महिलाएं रात के वक्त निकल सकती, पहले आप शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी। और ये यूपी के लोग बोलते हैं, आम आदमी बोलता है, कोई पार्टी वाला। हमें कि इसमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, ना समाजवादी पार्टी से मुझे कुछ लेना है, ना बीजेपी से लेना है। लेकिन सच्चाई सामने है, सच्चाई सबके सामने है। जो क्राइम ओपनली होता था, गुंडागर्दी, गुंडा राज, ये माफिया, ये सब खत्म कर दिया योगी जी ने। और वो इसीलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। योगी जी किसी का रिश्तेदार तो लगता नहीं है, लेकिन यस, जो काम किया है वो सबके सामने है, इसीलिए लोग तारीफ करते हैं। और वो मुझे लगता है भगवान ने चाहा तो वो देश की और जिम्मेवारियों को संभालेंगे, भगवान चाहेंगे, और उनको और भी इस देश को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, और एक चीज जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें उन्होंने महिलाओं, अपनी दादी और अपनी माँ के नाम पर अवार्ड की परंपरा शुरू की। महिलाओं से कहा चुनाव जीत के तो 40-40 हजार रुपए शायद उनको दिए जाएंगे। तो अब महिलाएं तो जानती हैं सर कि उस राज में क्या था, उनको तो सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए। तो उस महिला ने भी देखा, वो अपने पास रखे पैसे, हमने क्या करने पैसे, हमको तो वातावरण सुरक्षित चाहिए, जो मिल रहा है। बहुत अच्छा कहा उस महिला ने कि वो पैसे अपने पास रखिए, 40,000 लेके क्या करना है, अगर मेरी मेरी जो इज्जत है वही सुरक्षित नहीं है, मुझे 40,000 क्या करना है। कोई भी लेडी पसंद नहीं करे, कोई भी, अगर जरा सी कॉमन सेंस हो, 40,000 की आप देकर, मतलब लेडीज को आप सुरक्षा नहीं देंगे और 40-50,000 प्रॉमिस करेंगे वो आपको वोट दे देगी, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग लेडी ऐसा करेगी। ये मैं एज ए कॉमन सेंस बोल रहा हूँ। तो इनको अपनी पॉलिसीज उसी हिसाब से बदलनी चाहिए, जो लोगों को सुरक्षा दे, जो लोगों का भला करे, लेडीज का भला करे, लेडीज का सुरक्षा का एक माहौल पैदा करके दे। तो आप, अगर आप गुंडों को प्रमोट करोगे, उनको टिकटें दोगे, आप टेररिस्टों को छुड़वाओगे, बदमाशों को जो ओपन गुंडा राज चलाते हैं, माफिया चलाते हैं, उनको आप पार्टी में लोगे, तो उसका नतीजा फिर अल्टीमेटली लोग वही हो रहा है
जो आज योगी जी ऑब्वियसली वो फिर लोगों के हमदर्द बने हुए हैं, लोग उनको देंगे ही वोट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर एक दूसरा मामला जो है कि पहलगाम के एक होटल में कुछ ब्रिटेन के नागरिक आकर ठहरे थे और उनके बारे में अथॉरिटीज को जानकारी नहीं दी गई थी। उस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। दरअसल वो मामला क्या है? क्या ये माना जाए कि ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से नियम कायदों में कुछ तब्दीली हुई है? हाँ, वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि होटल को कोई भी फॉरेनर आएगा तो होटल ने पुलिस की परमिशन सीक करनी, ऐसा कुछ नहीं है। कानून तो ये था कि कोई भी फॉरेनर अगर कश्मीर घाटी में आता है तो वो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट में रिपोर्ट करता है। वहाँ हमारा एक सीआईडी का ऑफिस होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है जो वहाँ काम करता है एयरपोर्ट के पास। उधर वो रिपोर्ट करते हैं कि हम वी बिलोंग टू सच एंड सच कंट्री एंड वी हैव कम हियर। तो वही उनको, ताकि उनको पता हो, फिर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं आपने कहाँ कहाँ जाना है। तो उनका ये होता है कि हमें पहलगाम जाना है, गुलमर्ग जाना है, सोनामर्ग जाना है, जहाँ जहाँ जाना होता है उसका उनको देना पड़ता है ब्यौरा, और किस कंट्री से आए उनका पासपोर्ट की डिटेल वगैरह। लेकिन ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद थोड़ी मुझे लगता है पुलिस ने वहाँ सख्ती सुख्ती की है। होटलों को कहा कि कोई भी फॉरेनर या आउटसाइडर आता है तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है उसी का थोड़ा जो नॉर्मल पुलिस का तरीका होता है, उनको होटल वालों को कोऑपरेशन के लिए वही वही थोड़ा किया हुआ है। बाकी कोई एफआईआर नहीं बनती नहीं है ऐसे केसेस में। लेकिन ये रिपोर्ट आई थी, वहाँ उन्होंने इनको बाइंड डाउन करते हैं। पुलिस का एक टर्म है बाइंडिंग डाउन, उनको बाइंड डाउन करते हैं कि आप जब भी कोई फॉरेनर आएगा या कोई आउटसाइडर आएगा आप रिपोर्ट करेंगे हमें पुलिस स्टेशन। जी सर क्योंकि अभी हाल ही में आप देखें ना कि भारत से एनआईए ने कितने, वो नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के पास से, मणिपुर से कुछ फॉरेनर्स को गिरफ्तार भी किया है ना। एक सीआईए एजेंट मैथ्यू पकड़ा गया है, फिर यूक्रेनियन पकड़े गए हैं और बहुत सारे यूक्रेनियन, बताया जा रहा है 300 यूक्रेनियन देश में घुसे हुए हैं। तो ऐसे लोग इलीगली आ जाते हैं देश के अंदर और काम कुछ और करते हैं, तो इसलिए भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं जांच एजेंसियां। होना भी पड़ेगा। देखिए हमारे देश के खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं और भारत ही एक देश है जो सबको अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करता है और किसी की चमचागिरी नहीं करता है। और उसकी वजह से बहुत सारे जो पावरफुल नेशंस हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, चाहे यूएसए हो या कोई भी हो, चाइना हो, उनको तकलीफ होती है कि ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी कैसे परस्यू कर रहे हैं, ये सुपर पावर बनने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। आपने देखा कैसे अमेरिका का एक मिनिस्टर आके बोलता है कि हमने जो गलती चाइना के साथ की वो हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे ताकि आप सुपर पावर ना बन जाओ। अब इतना ओपनली आप बताइए, आप अपनी इंटेंशन बता रहे हैं। तो वहाँ से जो लोग कोशिशें करते रहते हैं, फंडिंग, आए दिन आप देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, और आप भारत का 100 पता नहीं 21वां नंबर, और पाकिस्तान जो भूख मरी है वो हमारे से ऊपर है। और अफगानिस्तान जहाँ लेडीज को, बेचारियों को टेंट से बाहर नहीं देख सकती, उनका बेटर दिखाया। तो ये सब फ्रॉड जो चलाते हैं ना, ये नैरेटिव, अभी 2-3-4 दिन पहले यूएस सीआईआरएफ इंटर रिलीजियस फ्रीडम, उस पे भारत इज ए कंट्री ऑफ कंसर्न। व्हाट नॉनसेंस। इंडिया में, भाई पाकिस्तान में जहां 22% हिंदू थे आजादी के वक्त, आज 1.5% रह गए। आए दिन दिन दिहाड़े उनकी लड़कियां उठा लेते हैं, उनका रेप करते हैं, उनको माइनर लड़कियों को और कन्वर्ट करते हैं और निकाह फॉर स्लेवरी करते हैं। वो नहीं दिखता, वो नहीं है इंटररिलीजियस फ्रीडम। बांग्लादेश में यूनस के टाइम पे आपने देखा क्या क्या हुआ हिंदुओं के साथ, वो नहीं दिखता कंट्री ऑफ कंसर्न। इंडिया इज कंट्री ऑफ, बिकॉज यूएस सीआईआरएफ में 1 या 2 मेंबर पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका गए, वहां सिटीजन बन गए, और उनको आईएसआई यूज करती। माइंडसेट अभी भी वैसा ही है। यूएस से हाउस उनको, यूएस गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। और मेरी अपील यूएस सिटीजन से रहेगी कि आपके टैक्स पेयर से ये लोग पैसे ड्रा करते हैं और ये इस तरह का फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं भारत के खिलाफ, आपके पैसे से ये चलाते हैं। तो आप सतर्क रहिए, यूएस सिटीजन्स, यूएस हाउस ऑफ
पार्लियामेंट, जो भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ वो है सेनेट है, जो भी, उनको होशियार रहना चाहिए। कैसे एजेंडा पाकिस्तानी मोटिवेटेड एजेंडा आप इस तरह की रिपोर्टें लगा के नहीं कर सकते। जो एक्चुअली कंट्रीज ऑफ कंसर्न होंगे वो तो आपको है नहीं। आप इंडिया के बारे में, जहां टोटल फ्रीडम है, यहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, यहाँ तो माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शंस हैं, रादर जो मेजॉरिटी हिंदू हैं मोस्ट ऑफ द लॉज आर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट हिंदूज। वो जो आप देखिए वक्फ एक्ट क्या था, अब देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। तो इस तरह की कंट्री के खिलाफ आप एजेंडा चलाओगे, हम उसको मानेंगे नहीं जी। सर, और इसी संस्था ने सिफारिश की थी ना, आरएसएस पे बैन लगा दो, डोनाल्ड ट्रंप से कहा था रॉ पे बैन लगा दो। बताइए ये कौन से एजेंडे हैं सर? इनको ये मतलब ये बताएंगे कि क्या करना है भारत को? रॉ पे क्यों लगाओ, सीआईए पे क्यों नहीं लगाओ, आईएसआई जो सारी दुनिया में टेररिज्म प्रमोट करती है उस पे नहीं बैन लगाना, वो बहुत अच्छी, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश में यूथ का कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। पिछले 100 साल से 1925 में ये स्टैब्लिश हुई थी आरएसएस, और पिछले 100 साल से देश को जोड़ने की कोशिश कर रही है, देशभक्ति की भावना पैदा करती है, फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, जो वेस्ट का वो जो वोकिज्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। कितने जहां भी कोई क्राइसिस होता है, कोई आपदा आती है, सबसे पहले आरएसएस पहुंचता है। अब उसको बैन करने की बात करते हैं, और आईएसआई को रहने दीजिए, उसको मेडल दीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, और आसिम मुनीर को लंच डिनर करवाइए। ये एजेंडा जो है ना भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारत को, हम नहीं मानते। सर ये वही है ना, वो जो 2.5 फ्रंट जिसकी बात होती है, वही सब लोग तो हैं। ये जो डीप स्टेट है यही सब तो कर रहा है भारत में सर। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं कश्मीर से, इनको कैसे देखते हैं आप? यहाँ तो बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया गया है ईरान भेजने के लिए, खुद नहीं जा रहे लेकिन पैसा भेज रहे हैं शायद। इनको खुद ही जाना चाहिए ईरान में लड़ने के लिए। ये पैसा, ईरान को पैसे की कमी थोड़ी है, उसके पास पेट्रोल के भंडार हैं, पैसे की कमी थोड़ी है। अगर इतनी सहानुभूति है तो वहां जाएं ईरान में लड़ने के लिए, और जन्नत की हूरें मिलेंगी, वहां जाएं। तो ये जो जब कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हो रहे थे तब तो नहीं कोई आया सामने डोनेशन देने। जब यहाँ बांग्लादेश में उनको मार रहे थे, वो आपके देश के लोग नहीं है, अपने देशवासियों, उनके लिए हमदर्दी नहीं है आपको? तो जाइए ना, इतनी हमदर्दी है तो फिजिकली जाइए वहां से। वहां जो पढ़ रहे हैं वो भी वहां से भाग के आ रहे हैं, क्यों नहीं रहते हुए? लड़ो उनके साथ, अमेरिका का मुकाबला करिए। अभी पीएम मोदी ने सर कल ही तो बताया है संसद में खड़े होकर कि 700 ईरान में पढ़ने वाले जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे स्टूडेंट, वो कश्मीर घाटी से वो वापस लाए गए हैं। कितने सारे लोगों को ईरान से वापस लाया गया, तो उनको तो वही रुक जाना चाहिए सर लड़ने के लिए। बिल्कुल, वहां जन्नत भी मिलती, पूरे भी मिलती, लड़ना चाहिए था। सिर्फ यहाँ पुलिस पर पत्थर मारने से क्या होगा? यहाँ एजिटेशन करते हैं पुलिस पे, लखनऊ में, कश्मीर में पत्थरबाजी करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो आप जाओ ना वहां लड़ने के लिए जी। लेकिन सर ये सोचिए कि खमेनी के साथ इतनी हमदर्दी जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, जो कहाँ बैठा हुआ है, शिया समुदाय के लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है? मतलब आप जिस देश में रहते हैं उस देश की तो बात करो ना। यहाँ के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं, वो दूर बैठा हुआ ईरान का खमेनी जो गुजर चुका, उससे इतनी हमदर्दी कि अपने घर के बर्तन भांडे सब रख रहे हैं सामने कि हम दे रहे हैं। ये क्या है? अपने देशवासियों से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई हमदर्दी, एलिजेंस ही नहीं है इस देश से, एलिजेंस ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं ना, ये ज्यादा खतरा है देश के लिए, क्योंकि देश के लिए ना आप खड़े होते हो, ना लड़ते हो। आपको यही खोमेनी कश्मीर का जब मुद्दा होता था तो ये पाकिस्तान की फेवर करता था, तब आप इसके खिलाफ नहीं बोलते थे। ये भारत का नैरेटिव भारत के फेवर में नहीं बोलता था। और आप मुंबई का अटैक कर देख लीजिए आप, मैं कितने उस इंसिडेंट्स का बताऊं जहां ईरान के सुप्रीम लीडर को कंडेम करना चाहिए था पाकिस्तान को, कभी भी नहीं किया, भारत के ही खिलाफ बोला। तो
उस वक्त तो ये लोग बोलते नहीं थे हैं? तो इनको जैसे आप पाकिस्तान में देखिए, आसिम मुनीर ने क्या कहा, उसने कहा इतनी हमदर्दी, जाओ ना लड़ने के लिए, बोला ना उसने। उसमें बिल्कुल। किसी ने बोला 8 लाख सेना है, उसमें से शायद 2 लाख सिया है, तो उसने कहा जाओ, जाइए लड़िए वहां। तो आसिम मुनीर ने दो टोक कही तो वहां के आप मौलाना चिल्ला रहे हैं। तो पहला, जो धरती आपको खाना देती है, पनाह देती है, जहां आप पैदा हुए, इस धरती की मिट्टी में पैदा हुए, इस धरती में ही दफनाना है आपको, पहले उससे सिंपैथी होनी चाहिए। वो लेकिन है नहीं, एलिजियंस कहीं और है। जी। लेकिन सर ये पूरे घटनाक्रम के बीच में अचानक से जैसे एक के बाद एक कई जासूस पकड़े जा रहे हैं। आप देखिए, एक वो एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा गया एक शख्स राजस्थान में, जो कि पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। ये माना जाए कि इस वक्त जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा सतर्क है। देखिए, ऐसे केसेस तभी आते हैं सामने जब वो एक्सपोज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एस्पिनाइज नहीं करता है। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, पहले जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे ऐसे लोग पकड़े जाते थे। फौज में कुछ लोग हनी ट्रैप हो जाते हैं, एयरफोर्स में हो जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। पाकिस्तान को किसी भी हालत में इंडिया के बारे में, इंडिया के डिफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो देखते हैं कि किसकी ज़रूरत क्या है, वल्नरेबल कौन क्या है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को हनी ट्रैप करते हैं, किसी को कोई और ऑफर करते हैं, पैसा देते हैं। तो ये चीज़ें चल बहुत पहले सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये है कि सामने आ रही है, मीन्स डेफिनेटली हमारी एजेंसीज अलर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। सर एनआईए की टीम भी जम्मू कश्मीर पहुंची हुई है। वो जो दिल्ली में लाल किले पर धमाका हुआ था, उस सिलसिले में कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि वहां पर कोई ऐसे लोग छिपे बैठे हैं जो डॉक्टर एक जिहादी निकल कर आए थे? वैसी कोई गतिविधियां वहां पर हो रही हैं जम्मू कश्मीर में जिस पर एनआईए की नजर है? देखिए, 12 जगहों पे रेड हुए हैं, और इसमें नॉर्थ कश्मीर में हंदवाड़ा के इलाके में हुई है, जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, और नॉर्थ साउथ कश्मीर में कुलगाम और शुपियां में हुआ है। तो बेसिकली एनआईए चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को, जो दिल्ली ब्लास्ट वाला केस है, उसमें आपको पता ही है बहुत सारे कश्मीर के लोग डॉक्टर इन्वॉल्व थे। तो उसमें इंटरोगेशंस में बहुत सारे कड़ियाँ निकलती हैं। कोई कहता है मुझे उसने दिया, उसने ये कहा। तो अब वो सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं, उनको काउंटर चेक करना होता है, इसलिए रेड किए जाते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए, और जो जो इसमें कड़ियाँ अभी मिसिंग हैं उनको जोड़ा जाए, और फिर इसको चालान करके कोर्ट में पेश किया जाए। ये मुझे लगता है उसी तफ्तीश का, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जो कंटिन्यू कर रहा है। जी। और सर इसमें भी हो सकता है बहुत सारे नामों का और खुलासा हो, क्योंकि वो जितने भी जिहादी डॉक्टर थे, अल्फला वाले भी, तो इन हाँ, सबके कनेक्शन यहाँ से तो थे ही थे। यहाँ की हाँ। मस्जिदों में जो लोग मौलवी बैठे हुए हैं, उनका सबका वेरिफिकेशन का अभियान तो चलाया गया था ना जम्मू कश्मीर में। जी, जी, जी। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के नाम फिर फिगर होते हैं ना। जब आप एक सस्पेक्ट को इंटरोगेट करते हो, वो कहता है मुझे उसने कहा, या मुझे उसने ही पैसे दिए, या मुझे उसने सामान ला के दिया, तो नेचुरली वो दूसरों के नाम आते हैं। उन सबको भी अरेस्ट करना ज़रूरी होता है, उनकी तलाशी करना ज़रूरी होती है, ताकि वो जो इंटरोगेशन में बता रहा है वो प्रूव होना चाहिए ऑन ग्राउंड, तब फिर वही फैक्ट्स जो हैं वो अदालत में पेश किए जाते हैं। जी। चलिए सर, देखते हैं इस मामले में भी कुछ और खुलासे होते हैं, लेकिन फिलहाल तो समाजवादी पार्टी को बहुत दर्द हो रहा है जिस तरह के ट्वीट आपने किए। लेकिन जब आईना दिखाया जाता है, जब सच्चाई सामने रखी जाती है, तो इसी तरह से दर्द होता है, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।